आपको कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे थे? मोशन इन, बोलिए, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। कौन सा? स्ट्रेट लाइन। ध्यान दो, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में? रेखीय गति। क्या बोलते हैं? रेखीय गति। इसी का दूसरा नाम भी याद आप रखिए, मोशन इन वन डायमेंशन। वन क्या लिखोगे? डायमेंशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 1D। क्या बोलते हैं? 1D। क्लियर हो गया? इसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में रेखीय गति। क्या बोलते हैं? रेखीय गति। रेखीय गति। बात समझ में आ गया आप लोग को? ये है आपका चैप्टर का नाम, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन वन डायमेंशन और रेखीय गति, हिंदी। क्लियर हो गया ये? चलिए नेक्स्ट, अब क्या पढ़ेंगे? पहले ये समझ लो कि मैंने जो आपको बताया था कि गति जो है किसमें होती है? बोलो। वस्तु में गति होती है। और मैंने ये भी बताया था वस्तु किसे कहते हैं? आप पहले बताओ। तो हमने आपको बताया था वस्तु का परिभाषा, और वस्तु को हम लोग इंग्लिश में कौन कौन सा वर्ड यूज करेंगे मैंने आपको बताया था। कौन कौन सा? बोलो। ऑब्जेक्ट, ब्लॉक, बॉडी और एक मैटर। ये मैंने आपको बताया। तो मैंने आपको ये परिभाषा दिया था, दुनिया की कोई भी चीज जिसे हम छू सके ना, देख सके तथा महसूस कर सके, उसे वस्तु कहते हैं। ये चीज परिभाषा बताया था। तब इस परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या लिखा है? दुनिया की कोई भी चीज जिसे हम छू सके, देख सके तथा महसूस कर सके, उसे वस्तु कहते हैं। अर्थात ऑब्जेक्ट, ब्लॉक, बॉडी और मैटर। अब प्रॉब्लम ये आया कि महसूस करना, महसूस करने वाला जो वर्ड है वो बहुत सारा आ गया। जैसे कोई रोता है तो दुखी होगा तभी रोएगा, कोई हंसता है इसका मतलब वो खुश में है तभी हंस रहा है। बात समझ में आ रही? तो कोई व्यक्ति कितना हंसा, कितना केजी हंसा, कितना ग्राम हंसा, ये बता सकते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये क्रिएट हुआ कि महसूस वाला वर्ड, लेकिन ये चीज आप देखिए, हवा, हवा क्या है? वस्तु है। हवा को हम लोग देख नहीं सकते, उसको जस्ट हम लोग महसूस कर सकते हैं। हवा काला होता है, पीला होता है, नीला, बता सकते हैं क्या? नहीं। जस्ट उसको क्या कर सकते हैं हम लोग? महसूस कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये आया कि जब हवा को महसूस कर सकते हैं, उसी तरह से दुखी और सुख को भी महसूस कर सकते हैं, तो सुखी और दुखी वाला वर्ड जो है हैप्पीनेस, सैडनेस, हॉटनेस, ये जो चीजें हैं, स्लोनेस, तो ये वस्तु क्यों नहीं होगा? अब बात दिमाग में घूमने लगा, तब इसका परिभाषा थोड़ा सा चेंज हो गया।
परिभाषा क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया। अब परिभाषा में क्या चेंज हुआ, अब यहाँ पे देखेंगे कि दुनिया की कोई भी चीज, अब इसका परिभाषा मैं चेंज कर रहा हूं। दुनिया की कोई भी चीज जिसके पास द्रव्यमान हो, और जो स्थान घेरता हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, उसे वस्तु कहते हैं। तो आपको अंतिम परिभाषा आपको ये याद करना पड़ेगा, पदार्थ का या वस्तु का, दुनिया की कोई भी चीज जिसके पास द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो उसे वस्तु कहते हैं। क्लियर, समझ में आया? ये मैं कल भी बताया था, आज भी मैंने बता दिया इसको। अब नेक्स्ट, अब एग्जाम्पल में इसका क्या क्या आ सकता है, डस्टर, टेबल, चौक, कुर्सी, आदमी, जानवर सब आ जाएगा, पृथ्वी, चंद्रमा सब आ जाएगा। बात समझ में आया? पृथ्वी, चंद्रमा, ये सारे दुनिया की हर एक चीजें क्या कहला जाएगी, वस्तु कहलाएगी। बात समझ में आया? अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। जब वस्तु का परिभाषा जान गए और हमारा चैप्टर बोलता है, पढ़ना है आपको कौन सा, रेखीय गति या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। जब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु की गति के बारे में पढ़ना है। और गति कहां पे होगी, वस्तु में ही होगी, वस्तु ही चलेगा, वस्तु ही रुका हुआ रहेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गया कि जब ये देखा गया वस्तु की गति के बारे में, जब हम लोग अध्ययन करने लगे, तब हम लोग के दिमाग में ये चलने लगा कि वस्तु की गति और विरामावस्था कैसे पहचाने। बात समझ रहे हैं बात को? तो अब यहाँ पे ये चीज, सवाल एक चीज समझिए बढ़िया से और इसको दिमाग में रख लें। पृथ्वी की कोई भी चीजें स्थिर नहीं है। पृथ्वी की कोई भी चीज स्थिर नहीं है, अर्थात नहीं, अर्थात अर्थात क्या लिखेंगे, सारे चीज गतिमान। ये तो बात कंफर्म हो गया, गतिमान। चूंकि बात करेंगे तो क्या होगा, पृथ्वी, ये तो समझ में आ गई। जब पृथ्वी घूमती है और सारे चीज गतिमान है, तब हम कैसे ये ऑब्जर्व करें कि गति कौन है और विरामावस्था कौन है। बात समझ में आया? सारे लोग तो गति में, कोई विरामावस्था में है नहीं। तब एक वर्ड आया, उस वर्ड को क्या बोलते हैं, सापेक्ष वाला वर्ड। बात समझ में आया? कौन सा वर्ड, सापेक्ष। तो सापेक्ष वाला एक वर्ड अगर हम लोग इसमें ऐड कर लें, तभी हम बता सकते हैं कि पृथ्वी की कौन सी चीजें स्थिर है और कौन सी चीजें गति में है। तो सापेक्ष वाला वर्ड को पहले ये समझिए कि सापेक्ष वाला वर्ड क्या है। तो अब देखिए, सापेक्ष वाला वर्ड में मैं आपको बताया था कि रिलेटिव वाला वर्ड। सापेक्ष का इंग्लिश हम लोग क्या समझते हैं, रिलेटिव। तो आप यहाँ पे देखिए, सापेक्ष जो वर्ड है, शब्द है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव। मतलब ये हुआ कि पृथ्वी की कोई भी चीजें का गति है या विरामावस्था में है, गति या विरामावस्था में है, कौन डिसाइड करता है, किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष में हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कोई वस्तु गति में है या स्थिर में।
बात समझ में आया? किसी वस्तु की गति एक दूसरे वस्तु के सापेक्ष में हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कोई वस्तु, अब देखिए, कोई वस्तु गति या विरामावस्था अवस्था का पता किससे चलता है? किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष में। कोई वस्तु गति या विरामावस्था किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष से ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। बात समझ में आया? तो सापेक्ष वाला वर्ड को अच्छी तरह से हम लोग को समझ में आ गया। जब भी किसी वस्तु की गति या विरामावस्था की बात करना है तो हम दूसरे वस्तु की सापेक्ष में कर सकते हैं। बात समझ में आया? तो हमने ये देखा कि पृथ्वी के सापेक्ष हम लोग क्या है? गति में हम लोग गतिमान हैं, पृथ्वी के सापेक्ष की बात करते हैं। और वही चीज अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं कि हम चेयर के सापेक्ष मतलब कुर्सी के सापेक्ष स्थिर अवस्था में, क्या बोलेंगे? स्थिर अवस्था में। तो इस तरह से लिया जा सकता है का एग्जांपल? क्यों लिया जा सकता है? क्यों लिया जा सकता है? आप ये बताइए कि कुर्सी की सापेक्ष की बात बोले तो कुर्सी रुकी हुई है, किसके अनुसार रुकी हुई है? घड़ी के अनुसार रुकी। घड़ी चलती, कोई चीज चलती हुई लेना पड़ेगा, किसी चीज को निरंतर समय अंतराल बदलता हुआ लेना पड़ेगा, तभी हम डिसाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कि एक वर्ड आया सापेक्ष, जो आपको ये बताता है कि कोई वस्तु गति में है या स्थिर में है। ये तभी पता चलेगा जब दूसरे की वस्तु के सापेक्ष हम लोग बात करेंगे, अन्यथा पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपको आता है, मैंने आपको ये बताया था कि वस्तु की स्थिति या वस्तु की अवस्था कितनी हो सकती है? वस्तु की अवस्था, ध्यान देना इसमें, यही मैंने आपको पढ़ना, यही बेस है। वस्तु की अवस्था, देखो पृथ्वी में वस्तु की अवस्था या दुनिया में वस्तु की अवस्था समय के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। ध्यान देना, समय की सापेक्ष में ले रहा हूं, ये दो होते हैं। कौन सी? तो मैंने आपको बोला गति अवस्था और एक होता है विरामावस्था। बात समझ में आया? अब विरामावस्था को आपको पता है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? मोशन पोजीशन डायरेक्ट बोल सकते हो, बट मोशन पोजीशन डायरेक्ट लिख सकते हैं, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? रेस्ट पोजीशन। तो मैंने आपको बताया था इसका परिभाषा, गति अवस्था का परिभाषा क्या था? जब कोई वस्तु वेरी गुड, उसको हम लोग गति अवस्था बोलते या विरामावस्था, वो देख लेते हैं। ठीक है, बताता इसको ना, ये तो दो पोजीशंस मैं आपको बताया था। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे? अब देखिए गति अवस्था में इसी तरह से एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूं। गति अवस्था तो हम लोग क्या लिखेंगे? जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी इधर से होगा, इधर से अपनी स्थिति और या अवस्था
क्या लिखेंगे? समय के सापेक्ष अपनी स्थिति अवस्था परिवर्तित लिख सकते हैं, परिवर्तित होता हो लिख सकते हो, या परिवर्तित हो। ठीक है, अवस्था परिवर्तित हो उसे क्या कहते हैं? उसे गति अवस्था कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया। अब इसी में हम लोग क्या लिखेंगे? विरामावस्था। तो विरामावस्था में आपको ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। जस्ट अपोजिट, जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति अवस्था परिवर्तित ना करता हो या ना हो, परिवर्तित ना हो, उसे गति, उसे विरामावस्था कहते हैं। क्लियर हो गई? अब ये देखिए, गति अवस्था का मैंने आपको एग्जांपल बताया। क्या बताया था एग्जांपल? कि मान लो आप एक घड़ी ले लो, और ये घड़ी तो आपको पता है घड़ी किस लिए उत्पन्न हुई है? समय को बताने के लिए। और ये घड़ी कभी रुकने के लिए नहीं बनी हुई है, हमेशा चलने के लिए बनी है, निरंतर चलने के लिए बनी है। क्लियर समझ में आई? तो ये मान ले 12, ये 3, ये आप मान लो 6, इसमें क्या 9। तो मान लो कि इस तरह से देख रहे हैं कि कोई अगर मान लो पोजीशन नंबर ए में है, पोजीशन पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट क्या लेते हैं डी, और कोई भी एक चीज आप बना लो। फिगर मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह से हम लोग फिगर ले दौड़ता हुआ बच्चा को, तो आप यहाँ पे देख रहे हो समय के साथ समय चल रही है और व्यक्ति भी क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। दूसरी बात में आप ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हो, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, और ये क्या पॉइंट डी। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो कि ये दो आप इस तरह से व्हीकल्स ले लो, अगर ये चल रहा है, कोई मोटरसाइकिल वाला चल रहा हो, और ये आपको समय के साथ ये क्या कर रहा हो? ये अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है समय के साथ। देख रहे हो, घड़ी की सुई चल रही है, समय चल रही है, 9 से 3, 3 से 6, इस तरह से होते चला जा रहा है। और ये आदमी क्या कर रहा है? व्यक्ति क्या कर रहा है? गति कर रहा है, क्योंकि स्थिति पहले ए में थी, अब पहुंची बी में, कुछ समय के बाद सी में। तो समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तन कर रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? यह व्यक्ति गति में। किसके सापेक्ष गति में? समय के सापेक्ष गति में है। अब ये मोटरसाइकिल गति में है, किसके सापेक्ष गति में है? समय के सापेक्ष गति में। क्लियर समझ में आया? उसी तरह से विरामावस्था की अगर हम लोग बात करें, तो विरामावस्था को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। विरामावस्था, जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति अवस्था परिवर्तित न हो, उसे विरामावस्था कहते हैं। मतलब रेस्ट पोजीशन कहते हैं। बात समझ में आया? तो इस तरह से समझेंगे। अब इसका फिगर क्या करेगा? चेंज कर जाएगा। अब ये पोजीशन से नहीं चेंज करेगा, टाइम चल रहा है, क्योंकि घड़ी उत्पन्न हुआ ही है चलने के लिए। इसलिए अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो यहीं पे खड़ा रहेगा, यहाँ पे अगर कोई व्हीकल्स खड़ा है तो इसी जगह पे खड़ा रहेगा। बात समझ में आया? और समय क्या हो? परिवर्तित होता है। बात समझ में आ रहा? समय चल रही है, लेकिन व्यक्ति की स्थिति बिंदु ए पर ही है, और इस मोटर बाइक की स्थिति बिंदु ए पर ही है। मतलब इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, एक चैप्टर में आपको पहले ही चैप्टर नेम में लिखा था रेखीय गति का मतलब क्या है। तो रेखीय गति में आप इसमें ध्यान दीजिएगा, रेखीय गति का मतलब ये हुआ जब कोई वस्तु, ध्यान देना, जब कोई वस्तु एक सीधा लाइन में चलता हो, सीधा तो नहीं बोल सकते, लाइन तो कोई भी हो, सिंगल लाइन में चल रहा हो, मतलब सिंगल रूट में कोई ट्रेवल कर रहा हो, चल रहा हो, तो उस वस्तु की गति रेखीय गति मानी जाती है। क्या मानी जाती है? रेखीय गति। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, ध्यान देना, इसको हम निर्देशांक तंत्र ले रहे हैं, ये x और ये क्या है y और ये z। मैं मान ये रहा हूं कि अगर कोई व्हीकल्स ये ले ले और x की दिशा में चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है? तो हम ये बोलेंगे कि मोटरसाइकिल x क्या है?
कोऑर्डिनेट में चल रहा है, एक निर्देशांक में, एक्स निर्देशांक में चल रहा है, एक तरफ चल रहा है। बात समझ में आए? तो इसको हम लोग इस गाड़ी को बोल सकते हैं कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग अ एक्स एक्सिस बोल सकते हैं। बात समझ में आए? तो इस तरह से आप ध्यान दें। और मोशन इन टू डायमेंशन का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति इस लाइन में नहीं चल रहे थे, वो व्यक्ति यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में चल रहा है, एक्स और वाई के बीच में खड़ा है, तब हम लोग उसको बोलते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। अगर वो एक्स वाई के बीच में चलता है, यहाँ पे घूमता हुआ मालूम पड़े, तो हम लोग ये बोलेंगे कि इस वस्तु की गति जो हो रही है वो किस में हो रही है? 2D में हो रही है, 2D में हो रही है। गति 2 डायमेंशन कहने का मतलब एक्स और वाई के प्लेन में हो रही है। बात समझ गए? ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी सिंपली मैंने यहाँ पे रेखीय गति की बात बोला है। तो रेखीय गति में मतलब चाहे तो एक्स एक्सिस की ओर चलेगा, चाहे तो वाई अक्ष की ओर चलेगा, चाहे तो जेड अक्ष की ओर चलेगा। क्लियर? ये अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आपको आएगा दूरी और विस्थापन। क्या आएगा? दूरी और विस्थापन। ध्यान दो इसमें, दूरी वर्ड और आता है दूरी और विस्थापन। विस्थापन बात समझ में आए? दूरी और विस्थापन का मतलब पहले समझ लो, और ये दूरी का पहले परिभाषा लिखो कि दूरी क्या है। रैंडम, इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। क्या होगा डिस्टेंस? लिखो, इसका परिभाषा लिखो। क्या लिखोगे? जब कोई वस्तु किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा में किसी समय अंतराल में, हो गया, तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। मैंने क्या दिखाया? जब कोई वस्तु किसी भी दिशा में, लिख सकते में, किसी समय अंतराल में तय की गई मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अब ये समझो कि मैंने तय की गई मार्ग की लंबाई क्या है? तय की गई मार्ग की लंबाई किसी भी समय में, किसी समय अंतराल। इसका मतलब समझो ध्यान से कि इसका हम लोग किस तरह से इसको, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम फिगर से कैसे समझ सकते हैं। तो देखो इसको कैसे समझ सकते हैं, ध्यान देना। मैंने आपको इस तरह से बताया था कि ये मान लो ये बिंदु और ये कौन सी बिंदु है? बिंदु। ये जो बिंदु है इसको बोलते हैं प्रारंभिक। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक बिंदु। और इसको बोलते हैं अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु, ध्यान देना। तो प्रारंभिक बिंदु और ये हुआ मेरा अंतिम बिंदु। तो अब देखिए, अगर मान लो रास्ता A से B बना हुआ है, या रास्ता इस तरह से बना हुआ है, तो A से अगर B तक पहुंचना हो तो किसी भी रास्ते से आ जाए, आएगा कि नहीं? कितने रास्ता है A से B तक पहुंचने में? 2। तो ये आपको ये रास्ता
रास्ता ये हो गया और ये रास्ता ये हो गया। तो मैंने क्या लिखा, जब कोई वस्तु किसी भी दिशा में किसी समय अंतराल में तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो आप ये बताओ कि इसको नापेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से कि कितना किलोमीटर ये चला। तो मान लो कि ये 15 किलोमीटर की दूरी है। कितना किलोमीटर की? 15 किलोमीटर की। मतलब कि मार्ग की लंबाई 15 किलोमीटर है। अर्थात जो व्यक्ति जो चला या जो वस्तु चला ए से बी इस रास्ता की ओर, इसको मान लिए सी, ए सी बी, तो ये जो इसकी दूरी है 15 किलोमीटर, अर्थात वस्तु द्वारा तय कितना की गई दूरी? 15 किलोमीटर। मेरा बात समझ में आया? और किसी भी दिशा में मेरा लिखने का मतलब ये है कि इसमें कोई निर्धारित दिशा नहीं है कि हमको पूरब से पश्चिम ही जाना है या पश्चिम से पूरब जाना है या पूरब और पश्चिम की ओर जाना है। इसमें कोई निर्धारित दिशा नहीं होती। मेरा बात समझ में आया? तो इसलिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं? दूरी लिखते हैं। तो दूरी एक जो होता है अदिश राशि। दूरी क्या है? अदिश राशि। अदिश राशि लिख लिया आप लोग? दूरी एक अदिश राशि है। इसको मैं अभी बताऊंगा। हो गया? अब इसमें देखिए नेक्स्ट विस्थापन। विस्थापन को देखिए, मिटा देता हूं। अब इसमें देखिएगा क्या है, इसका सेम डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, बट इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा वो देखेंगे। इसको बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन देखो, विस्थापन का इंग्लिश डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया ये? तो यहां पे लिखेंगे जब कोई वस्तु किसी भी निश्चित दिशा में, जब कोई वस्तु किसी निश्चित, ध्यान देना यहां पे, निश्चित की बात कर रहा हूं, निश्चित दिशा में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम मार्ग की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। एकदम इसमें ध्यान देने वाली बात है आपको, जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम मार्ग की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। मतलब पॉइंट शुड बी नोटेड हियर। क्या? न्यूनतम, और एक लिखता है निश्चित दिशा। मतलब दो चीज अंडरलाइन करने वाली बात है, निश्चित और एक न्यूनतम। और वहां पे जो थे आप जब दूरी की बात कर रहे थे तो किसी भी दिशा की बात हो रहा था, और यहाँ पे किसी निश्चित दिशा की बात हो रही है। अब निश्चित दिशा और साथ में न्यूनतम दूरी, जबकि दूरी जो था वहां पे जो हम लोग बोल रहे थे, तो मार्ग की लंबाई होगा, लेकिन सबसे लंबी
तब जब वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। वो क्या करता है? सिचुएशन पे वो डिपेंड करता है। मेरा बात समझ में आया? चलो नेक्स्ट, ये लिखे थे अब यहाँ पे देखिए इसका अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। ध्यान देना, सपोज यहाँ पे दो बिंदु, बिंदु नंबर ए और बिंदु नंबर बी। तो मैंने आपको बोला कि इस तरह का कोई रास्ता ले लो और एक सीधा वाला रास्ता ले लो। यहां पे पहुंच रहा है और कोई इस तरह का रास्ता बना दो। अब यहां देखिए A to C और A to यहां पे D मान लो, A C B। अगर हम लोग चलते हैं, जब कोई वस्तु कैसे चल रहा हो, A से B चल रहा हो, और जब वस्तु A D B चल रहा हो, बात समझ में आया? तो A दोनों, और जब वस्तु A से B चल रहा हो, तो मान लो यहाँ पे 3 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति? 3 व्यक्ति मान लो। और ये 3 व्यक्ति, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सबसे कम दूरी चला? A से B। वेरी गुड। मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, ये वाला सबसे न्यूनतम दूरी है और साथ में पूरा सीधा। समझ में आया? विस्थापन हमेशा सीधा लाइन देता है। हमेशा क्या है? सीधा लाइन, सीधा दूरी वाला, टेढ़ा कभी नहीं होगा। मेरा बात समझ रहे हो बात? तो विस्थापन और जब भी मापा जाता है तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को मापा जाता है। क्लियर समझ में आ रही? तो अगर मैं बोलूं कि ये 16 किलोमीटर की रास्ता थी और ये 5 किलोमीटर की रास्ता थी और ये 20 किलोमीटर की रास्ता थी, तो यहाँ पे दूरी कौन होगा? तो दूरी होगा, मान लो तो दूरी ये मान लेंगे कौन सी दूरी? ACB एक दूरी होगा। तो इसकी कितने किलोमीटर है? 16 किलोमीटर। दूसरा दूरी हो जा रहा है मेरा ADB, ये कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर। बात समझ में आई? और विस्थापन मेरा क्या हो जा रहा है? A टू विस्थापन, तो विस्थापन मेरा हो जा रहा है AB और ये हो जा रहा है 5। अगर ए भी ना हो तो ए सी बी को भी तो बोल सकते हैं। नहीं, कभी नहीं, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाला बीच की दूरी जो होनी चाहिए वो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। अगर बीच में यहाँ पे नदी आ जाए, समुद्र भी आ जाए और ऐसे लांग के आप जा रहे हैं घूम के, तो वो दूरी ही कहलाएगा। मैं आपको पहले ही बता दिया कि एक निश्चित दिशा में होनी चाहिए। आप ये बताओ, जब आप चल रहे हैं इधर से तो आपका मुंह था इधर, फिर ऐसे रास्ता घुमा के मुंह हो गया इधर, फिर जब घूम रहे हैं इधर इधर, मतलब कि बार बार आपकी आंखों की दिशा चेंज हो गई। मेरा बात समझ में आया? या अपने आप चेंज कर रहे हैं, इसलिए वो कभी भी दूरी नहीं होगा। दूरी का मतलब अनिश्चित दिशा मैंने माना है और विस्थापन में मैं एक निश्चित दिशा माना। मेरा बात समझ में आई? इसलिए ये नहीं होगा। क्लियर है? तो जब भी होगा तो A से B होगा और वो भी न्यूनतम होगा, चाहे बीच में समुद्र क्यों नहीं आ जाए, उसको नापना ही पड़ेगा अगर विस्थापन अगर मापना हो तो। बात में क्लियर हो गई? समझ में आ गई ये चीज? आप इसको फिगर बना लो, इसको जल्दी जल्दी बनाए। और अभी क्वेश्चंस देंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस देंगे अभी इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस है मेरे पास, जो आपको मैं अभी बताऊंगा कि विस्थापन सही से समझ में आ जा रहा है कि नहीं। राइट फास्ट, जल्दी करें। इसमें कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम में नहीं लिखता है एग्जाम, सब हिंदी में लिखते। चलो ठीक, ये किलोमीटर है जी, क्योंकि किलोमीटर अगर छोड़ देंगे तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट मैंने आपको पढ़ाया, ये वाला देना बहुत जरूरी है।
ये 16 क्या 16 किलोमीटर सेंटीमीटर ग्राम क्या दिक्कत हो जाए। क्लियर हो गया ये? बता दो अब। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग स्टडी करेंगे। कौन सा स्टडी कर रही है? एक एग्जांपल एक और विस्थापन का। अगर मान लो कोई वस्तु एक वृत्ताकार पाथ में घूम रहा है, मेरा बात समझ में आ रही? तो मैं मान लिया कि अंतिम बिंदु ये था, बात समझ में आ रहा है? और एक बिंदु मैं यहाँ पे मान लिया बी, क्लियर है? और इसकी त्रिज्या मान ले कितना आर। एक वृत्ताकार मार्ग है जिसकी त्रिज्या आर है। त्रिज्या तो समझ में आ रहा है? मैं क्वेश्चन ये पूछता हूं कि जब, ध्यान देना क्वेश्चन, जब वस्तु एक चक्कर लगाता है ना, तब विस्थापन और दूरी क्या है? विस्थापन और दूरी क्या है? बात समझ में आया क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन ध्यान देना। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं, जब वस्तु आधा चक्कर लगाता है, तब विस्थापन और दूरी क्या होगी? क्या हो गया? मेरा बात समझ में आया? तो कौन बच्चा बताएगा कि इसका आंसर क्या होगा? हम पहला का सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देना है। किसका सॉल्व कर रहा हूं अभी? पहला का। देखो पहला का सॉल्यूशन, इसका कैसे आंसर करें? जब वस्तु एक चक्कर लगाता है, तो अगर मान लो बिंदु ए से, कहां से चलना स्टार्ट किया? ए से स्टार्ट किया और ए तक पहुंचेगा, तभी ना एक चक्कर होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? मैं मान लिया हूं यहाँ पे कि एक बिंदु से एक चक्कर लगा रहा है, पहुंच रहा है कहां पे? ए पर। तो बताओ कि अगर दूरी की बात करें तो दूरी का आंसर होगा 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों? क्योंकि एक वृत्ताकार मार्ग की लंबाई तो 2 पाई आर होती है। वृत्त की एक परिमाप की जो लंबाई होगा, मार्ग की लंबाई होगा, जब वो परिमाप जैसा वो घूम रहा है, परिमाप की ओर घूम रहा है, तब उसके अनुसार 2 पाई आर होगा। मेरा बात समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? अब इसको मैं विस्थापन की अगर मैं बात करूं तो विस्थापन देखिए, बिंदु ए ही प्रारंभिक होगी और बिंदु ए भी अंतिम बिंदु ही होगा। मेरा बात समझ में आया? विस्थापन का परिभाषा मैंने बताया, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की बीच का न्यूनतम दूरी को। तो बताओ ए भी प्रारंभिक और ए भी अंतिम, दोनों एक ही बिंदु रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों के बीच में गैप बचेगी? नहीं बचेगी, मतलब ये शून्य। मेरा बात आंसर क्या होगा? शून्य। किसी को कोई दिक्कत समझने में? शून्य। नंबर 2 पे देखो, जब वस्तु आधा चक्कर लगाता है, आधा चक्कर यानी ए से चल के बी तक आ जाता है, तो आधा चक्कर हो गया। जब ये आधा चक्कर लगाएगा, दूसरा, ये मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं किसका? दूसरा। अब देखो दूसरा, जब वस्तु आधा चक्कर लगाए तो दूरी हो जाएगा 2 पाई आर बटा में 2। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे?
पाया। बात समझ में आया। और अभी व्यक्ति का अगर विस्थापन की अगर हम लोग बात करें तो प्रारंभिक बिंदु कुछ और है और अंतिम बिंदु कुछ और है। तो ए से चला मान लो और आ रहा है कहां पे, बी। तो दिमाग लगाओ, इसका सीधा वाला लाइन ये वाला ना होगा, ये वाला तो टेढ़ा वाला लाइन होगा और सीधा वाला लाइन ये वाला। मेरा बात समझ में आ गई? इसका मतलब 2R आधा वाला का आर है तो नीचे, इधर वाला का आर तो मिल के कितना हो जाएगा 2R। तो विस्थापन 2R हो गई और इसका दूरी पाई हो गया। क्लियर हो गया? ये जल्दी लिखो। कि इस तरह का कोई व्यक्ति ए से चलना स्टार्ट किया, सॉरी ये वाला मैं फिगर आपको ये वाला डायरेक्ट नहीं दूंगा, ये खुद ही तुमको बनाना है। मान लो कि कोई व्यक्ति यहां से, या मान लो कि बिंदु ए से चला और बिंदु कहां तक पहुंचा, बी तक। ध्यान देना, कहां से पहुंचा, ए से बी तक। तो मैं मान लिया कि ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 मीटर मान लो, सॉरी ये किलोमीटर में मान लो, किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर। मेरा बात समझ में आया? अब ये निकालना है कि जब वस्तु ए से चलना स्टार्ट किया और बी तक पहुंचा, ध्यान देना, जब वस्तु क्या बोला आपने, ए से चला और बी तक पहुंचा। बात समझ में आया? तो क्या निकालनी है, तो दूरी और विस्थापन बताना है। दूरी और विस्थापन क्या होगा, क्या होगी? तो अब यहां में बताओ दूरी और विस्थापन क्या होगी, दिमाग लगाओ, कौन बच्चा बताएगा? दूरी क्या होगा, विस्थापन क्या होगा? दूरी 7 किलोमीटर होगा, विस्थापन AB होगा। AB होगा, कितना होगा? दूरी तो क्लियर हो गया कि जैसे जैसे चला, आंसर दूरी तो आपको क्लियर है कि जैसे जैसे चला। AB प्लस, अगर मान लो यहाँ पर कोई बिंदु मान लो AB, यहाँ मान लो C ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, AC प्लस 5 CB, और ये हो जाएगा आपको कितना, 7 किलोमीटर। क्लियर? और अगर विस्थापन की अगर हम लोग बात करें तो विस्थापन तो हम लोग को पता चल गया, दूरी कौन होगा, AB, क्योंकि ये सीधा वाला लाइन को खींचना अपने से 5 किलोमीटर। तो ये चीज यस, ये 90 डिग्री बन जा रहा है ना। तो हम लोग को रूल है पता कि जब समकोण त्रिभुज का 2 भुजा अगर दिया हो तो तीसरा भुजा ज्ञात कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला से, पाइथागोरस थ्योरम से या पाइथागोरस परिमेय से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आपको तो पता ही होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये रिजल्ट हो जाएगा 16 प्लस 9 और 16 9 25, और 25 को होगा 5 किलोमीटर। इसको तो पता है आपको, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसी तरह से देखो वहां पे कर्ण मेरा AB का स्क्वायर और लंब है वो AC का स्क्वायर, और आधार मेरा जो कौन सा है वो CB का स्क्वायर। क्लियर ना? अब इसके अकॉर्डिंग निकालो तो आपको आंसर निकल जाएगा। सबको समझ में आ गया? लिखते जाइए, उसी समय लिखिए जिस समय मैं लिख रहा होता हूं। ना नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अभी। अब देखो विस्थापन नेगेटिव भी होता है। विस्थापन क्या होता है, नेगेटिव भी होता है। अब कैसे नेगेटिव, ऋणात्मक मान भी होता है विस्थापन। 0 वाला मान पढ़ लिया, धनात्मक वाला मान पढ़ लिया, अब मैं ऋणात्मक वाला मान बताता हूं जो आपकी क्लास NCERT बुक में लिखा हुआ है, NCERT बुक में। बात समझ रहे हो?
तो उसमें आप देखोगे कि किस तरह से इसको लिखा हुआ है। क्लियर हो गया ये? क्लास 12 में जाइए तो क्लास 11 का बुक होगा, कुछ और बुक अभी तक देखना नहीं, एनसीईआरटी को फॉर्म पे रखा होगा कुर्सी पे देखो, टेबल के नीचे क्या तो बंद करना चाहिए था ना। अब मान लो सपोज, ध्यान दो, ये बिंदु क्या है? ओ। ध्यान दो बच्चे, यहाँ पे ओ बिंदु है, तो मान लो कि 0 के दाहिनी साइड प्लस और 0 के बाएं साइड माइनस, और 0 के दाहिने साइड क्या है? प्लस। ध्यान दो, मैंने एक लाइन लिखा है, एक लाइन में मैं ओ बिंदु दिया हूं या 0 बिंदु, और इसके बाद नेगेटिव ऋणात्मक मान और इसके दाहिने और धनात्मक मान। बात समझ रहे हो? तो आप समझो कि मान लिया कि इधर है 100 किलोमीटर दूरी, देखना ये 200 किलोमीटर, ये मान लो 300 किलोमीटर। रिमेंबर कितना किलोमीटर मान लिया? 300 किलोमीटर। लिसन, और इधर कितना है? -100 किलोमीटर, -200 किलोमीटर, -500 किलोमीटर मान लो। ध्यान देना। अब मैं मान लिया कि अगर कोई वस्तु कहां से चला? ओ से चला, ए तक, मान लो कि ये है, बी है, सी है, और इसको मान लिया डी, ई, और इसको क्या मान लिया? एफ। तो मैं क्वेश्चन से ये पूछ रहा हूं, कोई वस्तु जो है 0 से ए गया, 0 से ए गया, और ए से बी गया, और बी से डायरेक्ट लौट गया कितना? एफ। कहां लौट गया? एफ तक लौट गया। तो बताओ कि उसका विस्थापन क्या होगा और उसकी दूरी क्या होगी? बात समझ में आया? ऐसे मान लो कि जब वस्तु कहां से चला गया? वस्तु ओ से, ओ टू लिखते रहे डायरेक्ट, ए, और ए टू बी, और फिर बी टू से कितना डायरेक्ट रिटर्न हो गया? एफ तक। तो वस्तु ओ से ए टू बी और टू से एफ तक चला, तो बताइए वस्तु द्वारा कितना दूरी और विस्थापन होगा? हो गया ये? ध्यान से समझोगे कैसे कैसे इसको समझना है, तो दिमाग लगाओ बच्चा, ध्यान से समझो। अगर दूरी की बात करें, ओ से ए कितना है? देखो दूरी, आंसर कैसे निकालते हैं? ए से ओ से ए दूरी, प्लस जोड़ते जाओ, ए से बी, फिर देखो बी से ओ डायरेक्ट, बी से ओ डायरेक्ट लिए पी ओ, और फिर चला गया डायरेक्टली ओ से एफ, है ना? ये इसी तरह से मैं समझाया। तो आप यहाँ पे ये देखो कि ओ ए से कितना है? 100 किलोमीटर, इसका कितना है? 200 किलोमीटर, और बी से ओ डायरेक्ट कितना है? 200 किलोमीटर, और ओ से एफ कितना है? ओ से एफ 500 किलोमीटर। तो अब इसको हम लोग पूरा जोड़ेंगे तो आंसर कितना होगा? 200, 300, 305, मतलब 1000 किलोमीटर चला। बात समझ में आया? और इसी को अगर मैं बात करूं, ये आपका दूरी का निकला, दूरी। अगर इसी को अगर विस्थापन की बात करूं तो, अरे ध्यान तो लिए
विस्थापन में देखो पहले जा रहा था ओ से ए, फिर ए से बी, तो ओ से ए आया, ए से बी आया और फिर डायरेक्ट रिटर्न हो रहा है बी से ओ। तो जैसे ही रिटर्न होगा तो माइनस, जैसे ही रिटर्न होगा तो माइनस बी टू ओ, और फिर ओ से किधर जा रहा है एफ, तो ओ से एफ जा रहा है डायरेक्ट कितना माइनस, मतलब बाएं से दाहिने जा रहा था तो प्लस में और दाहिने से बाएं जा रहा था तो माइनस। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि विस्थापन में एक निश्चित दिशा होगी, विस्थापन में निश्चित दिशा होती है। बताओ कि डायरेक्ट पॉजिटिव जा रहा था फिर ऋणात्मक हो जा रहा है तो उसको तो माइनस देना होगा। आप उसी तरह से लिखते जाओ। 100 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको डायरेक्ट ये ए बी आपको कितना ए बी से 100। एक चीज और ध्यान देना, सॉरी यहाँ पे ध्यान देना, 0 से O तक कितना है 100 किलोमीटर। अब A से और B के बीच में कितना दूरी है 100 किलोमीटर, तो यहाँ पे 200 लिखा है कि नहीं, गलत हो जाएगा ना। ध्यान से देखो O से A 100 किलोमीटर, A से B के बीच में तो 100 किलोमीटर दूरी है, तो 100 प्लस 100 ये हो जाएगा 200, 200 और ये क्या BO 200 400, ये ठीक है, 4 और 5 900 किलोमीटर हो, कितना हो जाएगा ये 900 किलोमीटर। अब उसी तरह से इसको चेंज करिए, तो O से B यहाँ पे 100, B से A डायरेक्ट माइनस 200, O से F डायरेक्ट कितना माइनस 500। बात समझ में आए कैसे बनाना है? तो अब ये बता दो कि तो ये हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, मतलब माइनस 500 किलोमीटर। कितना चला ये तो बताओ कि विस्थापन माइनस में हुआ कि नहीं? तब हमने क्या सीखा? एक लाइन में आंसर है यस, 0 भी हो सकता है और धनात्मक हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा धनात्मक होगी, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं, ना कभी 0। बात समझ में? वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, वो हमेशा क्या हो सकती है धनात्मक हो सकती। 0 तब होगा जब वो रुका हुआ, 0 तब होगा जब वो रुका हुआ, चलेगा नहीं तो उसमें कैसे करते, उसमें दूरी आ जाए। बात समझ ले? देखो दूरी और विस्थापन में क्या करना है अंतर। अब देखिए दूरी और विस्थापन में अंतर देखेंगे, तो विस्थापन में अंतर ये आता है एग्जाम में ना, तो एक तरफ आप समझ लो दूरी लिख लो और एक तरफ क्या लिख लो विस्थापन। तो आपने देखा दूरी क्या होता है, एक अदिश राशि लिखना, अदिश राशि और एक होगा सदिश राशि, ये होगा सदिश राशि, ये ध्यान दोगे। ये आपको दूसरा विस्थापन क्या हो सकता है 0 हो सकता है, ऋणात्मक और धनात्मक 0 ऋणात्मक और धनात्मक मान हो सकता है। दूसरा ये होगा दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, ध्यान देना इसमें, ऋणात्मक नहीं होगा। तीसरी बात में आपको यह ध्यान देना है, मार्ग की कुल लंबाई को, मार्ग की कुल लंबाई को, लंबाई को दूरी कहते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे दूरी कहते हैं। हो गया? बट आपको यहाँ पे ये देखना है क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, ये जरूर लिखना है। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु
दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। विस्थापन। बात समझ में आ गया? चलिए अब छोड़ दें।